जमाने में गम और भी है मोहब्बत के सिवा। यह एक बहुत मशहूर शेर है। मैं इसी के तर्ज पर एक और शेर मुझे याद आ रहा है, ये खुद मेरी बनाई हुई है। करने को काम कुछ और भी है चुनाव जीतने के सिवा। नमस्कार, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बात बेबाक। आज हम चर्चा करेंगे कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पीएम डेजिग्नेट यानी प्रधानमंत्री पद पर नामित किया, तब उस दौरान लोकसभा चुनाव के प्रचार में नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों द्वारा इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि हमारी सरकार बनते ही हम विदेशों से भारतीयों का रखा हुआ काला धन वापस देंगे, और जब काला धन वापस आ जाएगा तो प्रत्येक भारतीय को लगभग 15 लाख रुपए मिलेंगे। ये एक चुनावी जुमला था, भाजपा ने भी इस बात को मांग लिया। काला धन आएगा, 15 लाख मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन सरकार यह कहीं बताती नहीं कि काला धन लाने की दिशा में इन्होंने क्या किया। अब 10-11 साल से अधिक हो गए हैं, आज तक इस मामले पर कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, कोई प्रगति नहीं दिख रही है कि 14 के बाद क्या भारतीयों ने स्विस बैंक या लग्जमबर्ग अन्य यूरोपीय देशों के टैक्स हेवन बैंक्स में अपना धन रखना छोड़ दिया है, वापस आया है नहीं आया है, या इसके धन के जाने, काले धन के जमा होने की रफ्तार और बढ़ी है कि घटी है, वस्तुस्थिति क्या है किसी को पता नहीं। उस दौरान चुनाव प्रचार के क्रम में स्वामी रामदेव और स्वदेशी जागरण मंच के कुछ लोगों ने बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को प्रचारित किया था। ऐसा माहौल बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और बस कुछ ही दिनों में सब काला धन वापस आ जाएगा और भारत से विदेशों में काला धन रखने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस बात को सीधे सीधे भुला दिया गया। क्या नरेंद्र मोदी का फर्ज नहीं बनता है कि जिस मुद्दे को जोर शोर से प्रचारित करके उन्होंने प्रधानमंत्री का पद पाया, अब वो लगातार तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर खामोशी क्यों है? इसी प्रकार एक अन्य मुद्दा है किसानों की आय दोगुनी करने का। 14 में सरकार बनाने के बाद लगातार किसानों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही गई। कहा गया कि 2022 में जब हम लोग अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहे होंगे, उसे उन्होंने अमृत वर्ष, अमृत महोत्सव का नाम दिया गया था। उस अमृत काल में उस 75वें वर्षगांठ के अवसर तक यानी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? किसानों की क्या दशा है, एक छिपी नहीं है। आए दिन अनेक क्षेत्रों के, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में किसानों के आंदोलन, किसानों के संतोष की खबरें आती रहती है। किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसान किस हाल में है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, उद्योगपतियों के ऋण माफ कर दिए जाते हैं। बड़े बड़े लोग, कुछ लोग बैंकों का धन लेकर भाग जाते हैं, अरबों अरबों रुपए डूब जाते हैं इसमें, बहुत की क्षति होती है। किसानों के चंद लाख रुपए के चलते कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इस बारे में एक स्पष्ट नीति बननी चाहिए कि यदि किसान कृषि कार्य के लिए कम से कम जो लोन लिया हो, जो ऋण लिया हो, उसको माफ कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। आखिर है तो अपने नागरिक, किसान अन्नदाता है। एक कहावत है कि जब आप रोटी का एक निवाला लेते हैं तो दिल से किसान को धन्यवाद कहिए, और दुर्भाग्य से वही किसान जब आत्महत्या कर लेता है सरकारी रवैये से परेशान होकर के, तो क्या सरकार के कान पर जू नहीं लेनी चाहिए? क्या फर्ज नहीं बनता है? ये बहुत ही अजीब विडंबना की बात है, जहां हमारे देश में अनेक प्रकार के आयोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे जरूरी गैर जरूरी आयोग हैं, आज तक इस तथाकथित कृषि प्रधान देश में एक भी किसान आयोग नहीं बना। 2004-06 के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक किसान आयोग बना था, जिन्होंने, उस कमेटी ने, उस आयोग ने किसानों के एमएसपी के बारे में एक रिपोर्ट दिया था। उस एमएसपी के बारे में रिपोर्ट आया, बाकी किसानों के व्यापक कल्याण के बारे में कोई योजना नहीं बनी। वो आयोग खत्म हो गया, उसके बाद से इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। क्या कृषि प्रधान देश, जिसे किसान कहते, अन्नदाता कहा जाता है,
किसानों के बारे में बहुत सारे बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, बहुत सारे किसानों के बारे में बहुत सारे बात करते हैं, उनकी भलाई की ये बात आती है तो सरकार मुंह मुंह क्या एक देश यह वक्त की आवश्यकता रही है कि देश में किसान आयोग की स्थापना की जाए, जो किसानों की सभी समस्याओं को देखे, उनके फसलों का सही समर्थन मूल्य मिले, उन्हें उचित दाम पर कीटनाशक, खाद, बीज इस प्रकार की सुविधा सब मिले उसको, और खेती कार्यों के लिए बहुत ही कम शर्तों पर, उदार शर्तों पर ऋण मिले। यह क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? इसी प्रकार की विडंबना युवाओं के संबंध में भी है। युवा और किसान देश के मजबूत स्तंभ है, देश की अर्थव्यवस्था के कर्णधार हैं, जो बहुत सारे सभी पार्टियां इनके दुहाई देती है, युवाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, किसान के लिए करेंगे। युवा बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं। इसी प्रकार इत्तेफाक की बात है कि देश में राष्ट्रीय युवा आयोग भी नहीं है। क्या एक समग्र नीति बना करके राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना नहीं होनी चाहिए? युवाओं के समस्याओं पर ध्यान दे। आज का युवा अवसाद में जी रहा है, बहुत सारे युवा है जो बेरोजगारी की हताशा में, व्यवसाय भी नहीं चल पा रहा जिनका, बहुत सारे लोग स्टार्टअप शुरू किए, बहुत कम ही स्टार्टअप सक्सेस हुआ, बहुत सारे स्टार्टअप असफल हो गए, उन पर बैंक का ऋण भी हो गया। और जहां तक प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात है तो मेरी समझ से एक यूपीएससी है जो समय पर कैलेंडर जारी करके ढंग से परीक्षा ले लेता है और समय पर रिजल्ट जारी कर देता है। बाकी पहले एसएससी भी कुछ हद तक सही थी, अब भी एसएससी भी अनियमितता का शिकार हो गई है। और एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यह तो नेशनल टॉर्चर एजेंसी के रूप में बन गया है स्टूडेंट्स के लिए। प्राय अनियमितता, गड़बड़ी की शिकायतें मिलती है, न तो सही पर परीक्षा होती है और न समय पर रिजल्ट निकलता है, कोई प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाती है। इससे युवाओं में निराशा फैलती है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और भी जितनी भी एग्जामिनिंग बॉडी है वो समय पर अपने सत्र को नियमित करे, समय से परीक्षा ले, समय से क्लास करे और समय से रिजल्ट निकाले, अंतिम नियुक्ति भी समय से करे? क्या सरकार का इस बात पर ध्यान है? आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों सदस्य हैं उनके, सैकड़ों एमएलए हैं, सैकड़ों एमपी हैं, सब कुछ है, सक्षम पार्टी है, सब तरह से सब काम कर सकती है, लेकिन युवाओं की बेरोजगारी के संबंध में कुछ नहीं करती है। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम होती जा रही है, सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाता है, युवा हताश है। देश का युवा ही हताश रहेगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या? अब अर्थव्यवस्था से एक बात, इस बात का बहुत बेलूरा पिटा जाता है कि भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जीडीपी के संदर्भ में, और आज तरक्की कर इतनी आर्थिक तरक्की हुई कि हम अब चौथी आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं जीडीपी के दृष्टिकोण से। अब 2030 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन यह क्यों नहीं बताया जाता है कि जीडीपी के दृष्टिकोण से तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे, लेकिन पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की स्थिति से दृष्टिकोण से हम कहा जीडीपी को आधार मान के प्रति व्यक्ति आय निकाला जाए तो 195 देशों की रैंकिंग में हमारा स्थान 136वां है। और पर पर्सन परचेजिंग पावर के दृष्टिकोण से निकाला जाए तो हमारे देश का पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम 122वें स्थान पर है। चौथे और तीसरे स्थान का ढिंडोरा पिटा जाता है कि हम चौथे स्थान पर आए, बहुत जल्द तीसरे स्थान पर जाए, लेकिन यह क्यों नहीं बताया जाता है कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारी स्थिति कितनी दयनीय है, हम कितना पीछे हैं। भारत में परचेजिंग पावर के हिसाब से आज पर कैपिटा इनकम मात्र $2,850, यह बहुत ही कम है और देशों की तुलना में। मुश्किल से जीवन निर्वाह हो सकता है इसमें, उससे नहीं कुछ नहीं हो सकता है। हम दावा करते हैं विश्व की महाशक्ति बन जाएंगे 2047 में। भाई 2047 तक तो बन जाएगा, 2047 तो बहुत लंबा समय है, कब क्या होगा किस कौन देखा है। लेकिन इसका एक रोडमैप तो होगा कि आप अभी 25 चल रहा है, 26 में क्या करें, 27 में क्या करेंगे, 30 वर्ष में क्या, 30 में क्या करेंगे, अगले 5 वर्षों में क्या करेंगे।
आप सीधे 20-25 साल का लंबा एक टाइम स्पैन लेकर के दावा कर रहे हैं। यह तो कहीं से उचित नहीं है। इसी प्रकार की हालत मज़दूरों की भी है। नित्य नए श्रम कानूनों का विरोध होता है, विरोध हो रहा है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबसे व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता सरकार महसूस नहीं कर रही। किसानों का आंदोलन भी इतना हो हंगामा हुआ, 3 कृषि कानून सुधार लाए गए, अंततः सरकार को वापस लेना पड़ा। कानून हो सकता है अच्छा हो, सरकार की नीयत भी अच्छी हो, लेकिन व्यापक विचार विमर्श के बिना उसे लागू करना, जल्दबाजी में लागू करना कहीं से भी ठीक नहीं था। अंततः उसको वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार श्रमिकों के संदर्भ में भी उनके लाभ के लिए, उनके हित में जो भी नीतियां बनती हैं वो सही से बने और सभी पक्षों से उचित विचार विमर्श करके बने। सरकार को यह जरूर ध्यान देना चाहिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, जो सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी भी है, अनेक राज्यों में सरकार भी है। काम पर लोगों के कल्याण के लिए अपना फोकस करे। चुनाव जीत लेना, चुनाव दर चुनाव सफलता मिल रही है, पार्टी से मुगालते में है कि सिर्फ चुनाव जीतना ही हमारा काम है, चुनाव जीतने के अलावा और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो यह बहुत दिन नहीं चल पाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत मान ले, मेरे समझ से जीत नहीं है, विपक्ष की हार है। विपक्ष की हार है। विपक्ष के इतना कमजोर हो गया है कि लोगों को कोई विकल्प नहीं दिखता है, और विकल्पहीनता का ही यह प्रभाव है, विकल्पहीनता का ही परिणाम है कि भाजपा दिनों दिन सब चुनाव जीत जा रही है। और यह लोकतंत्र में स्थिति अच्छी नहीं है। लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और सशक्त विपक्ष न होने का ये सब दुरुपयोग दिख रहा है। सरकार बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों से अपना ध्यान हटा रही है और उसमें नजरअंदाज कर रही है। अब तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि काला धन वापस न आने का बहुत बड़ा कारण ये है कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का ही बहुत सारा धन वहां होगा, इसलिए वो लोग इस बारे में ढीला पड़ गए। अब सच क्या है वो तो सरकार जाने, लेकिन यह अवश्य उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस बारे में ध्यान दे, लोग भी इस बारे में जनमत बनाए, लोग भी इस बारे में प्रश्न उठाए। संसद में प्रश्न उठे, मीडिया में उठे, अनेक लोग इस बात को उठाए, हर स्तर पर यह बात उठे कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, युवा दिन पर दिन बेरोजगारी का शिकार क्यों हो रहा है, अनेक युवा हताशा में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। इस किस्म की बातें होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना है, आगे मिलेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर किसी वीडियो में। और इस वीडियो को यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी ये सोचते हैं कि किसान के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, कालाधन के मुद्दे पर सरकार की गतिविधि ठीक नहीं है। इस बारे में विचार व्यक्त करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। नमस्कार।